हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल खबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिक, जिसका आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। बहुत सारे हमने टॉपिक्स पूर्व के 2 वीडियो में क्लियर किए थे और कुछ अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो आइए आज देखते हैं बचे हुए कुछ टॉपिक में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, चलिए देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या को, कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। चलिए बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत क्षेत्र, एक शब्द आया है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? चलिए विद्युत क्षेत्र को भी हम देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना चैप्टर ही है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें आवेश हो, वह क्षेत्र जिसमें चार्ज हो, आवेश हो, वह क्या कहलाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र जहां आवेश, चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस उत्पन्न हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो वहां पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात कर रहे हैं तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश। और एकांक धनावेश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, एकांक आवेश को। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है,
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकाग्र धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये थी विद्युत क्षेत्र की आपकी परिभाषा। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये थी आपकी क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। जैसा कि हमने कूलम के नियम में हमने पढ़े थे, दो बिंदु होते थे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती थी, ऐसे एक विद्युत द्विध्रुव होता है। विद्युत द्विध्रुव की हम बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, हमने देखा था कूलम के नियम में, उसमें दो समान आवेश थे, सजातीय आवेश थे, और इस नियम में क्या है? विजातीय आवेश है। तो विद्युत द्विध्रुव दो बराबर और विजातीय आवेश, यदि दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। ठीक है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से क्या हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इस प्रकार की परिभाषा। अब एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर है। इसका जो मात्रक है एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन कूलाम मीटर है। इसका जो एसआई मात्रक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर है। कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है एक हमने अध्यारोपण जो सिद्धांत पिछले उसमें नहीं पढ़े थे तो चलिए पढ़ लेते हैं। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो क्या होता है? आवेशों के इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश Q का परिणामी बल आवेशों के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों को सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेश के कारण परिणामी बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले सदिश योग के बराबर होता है। तो इसकी एक सार्थक जो परिभाषा है अध्यारोपण सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश Q पर परिणामी बल इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों
के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात तात्पर्य क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश q पर, कोई बिंदु आवेश है q पर परिणामी बल टोटल जो बल है इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कोई एक बिंदु आवेश ले लिया हमने और वो बिंदु आवेश q है और उस बिंदु आवेश के चारों ओर भी और अन्य आवेश रहेंगे, तो वो जो मुख्य बिंदु आवेश है उस पर लगने वाला बल और अन्य जो आसपास के क्षेत्र में जो आवेश हैं उस पर लगने वाला बलों का योग इस बिंदु आवेश के योग के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम बात कर लेते हैं, अर्थात कहने का मतलब सीधा ये हो गया कि परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल तो हम याद लेते हैं F1, जो परिणामी बल हो गया F1, ये जो अन्य बल हैं आसपास, मान लो कि ये बिंदु आवेश क्या हो गया, ये Q हो गया, इसके आसपास और भी आवेश हैं, तो ये बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य बिंदु पर लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, ये इसका मेन जो है सिद्धांत का मेन जो बेसिक है वो यही है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो सदिश योग एक बिंदु आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेश उपस्थित आवेश के योग के बराबर होता है। F1 बराबर से F12 F13 और डैश 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 ये कहां तक चले जाएंगे, जहां तक भी अनंत तक, जितना आप काउंट कर पा रहे हो। F1n, ठीक है, ये n की वैल्यू आपकी क्या है, चेंज होते रहेगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है, जहां F12 F13 बिंदु आवेश के ऊपर क्रमशः दूसरे तीसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बल है। ठीक है, ये जहां जो F1 सॉरी F12, ये जो F12 दिख रहा है, F13 दिख रहा है और डैश डैश ये जो Fn है, ठीक है, F1n ये क्या है, ये है आपके बिंदु आवेश इत्यादि बिंदु आवेश Q पर, है ना, इत्यादि बिंदु आवेश Q पर क्रमशः दूसरे तीसरे डैश डैश डैश, ठीक है, दूसरे तीसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बल है, दूसरे तीसरे आवेशों द्वारा लगाए गए बल है। चलिए, तो ये था आपका आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। शायद पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो अभी हमने उसको क्लियर कर लिया। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई चार गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई चार गुण लिखिए और एक विलगित आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं खींचिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो ये टॉपिक हमारा छोटा सा है, विद्युत क्षेत्र बल रेखा जिसको हम बोल सकते हैं, बल रेखाओं के
ठीक है। विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के हम गुण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र के किसी रेखा के विद्युत क्षेत्र अगर है और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का क्या परिणामी तीव्रता क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसके पहले हमने अभी और पढ़े हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा हम जिसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता को क्या करती है, प्रदर्शित हुई। अगर आप विद्युत क्षेत्र है और किसी भी बिंदु पर आप कोई भी रेखा आप खींच रहे हो तो वो जो बिंदु है उसकी तीव्रता को क्या करेगा, प्रदर्शित। ये इसका गुण है। चलिए दूसरे गुण की हम बात कर रहे हैं। दूसरे गुण की बात कर रहे हैं। दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखा या बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है, कभी नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र रेखा है। और देखते हैं एक और इसका गुण है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है जो बीच में कहीं भी नहीं टूटती है। अब हम एक विलगित धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा हम देख लेते हैं। एक विलगित धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा है। ये किस प्रकार से होगी? एक विलगित धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा है। तो हम इसका एक चित्र बनाते हैं। ये हो गए एक आवेश हो गया, एक बिंदु आवेश हो गया, और इसके आसपास ये डिस्ट्रीब्यूट रेखाएं जो है, स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं इस बिंदु आवेश से, ये ठीक है। इस प्रकार की हम ये रेखाएं खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक विलगित धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा एक बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखा है तो परिणामी तीव्रता को ये प्रदर्शित कर रही है। इस बिंदु की ये जो एरो दिख रहे हैं, इस परिणामी तीव्रता को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स हमने अभी पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को या बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम किससे शो करते हैं? फाई ई से। विद्युत फ्लक्स को किससे शो करते हैं? फाई से शो करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स के कितने प्रकार होते हैं? तो विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। चलिए तो एक ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पहले ही पढ़े थे, एक बार और देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत, से अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली बल रेखाओं, बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत फ्लक्स को फाई ई से हम क्या करते हैं? से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थी विद्युत फ्लक्स। अब हमको सिद्ध करना है विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। अगर विद्युत क्षेत्र है उसके समांतर अगर फ्लक्स गुजर रही है तो उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत फ्लक्स जो होती है दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। दो प्रकार की विद्युत फ्लक्स होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है।
विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब इसके कंडीशन है, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं, गुजरने वाली बल रेखाएं, गुजरने वाली बल रेखाएं, गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो, बाहर की ओर जा रही हो, बाहर की ओर जा रही हो, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, तथा जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आ रही हो, अंदर की ओर आ रही हो, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी पृष्ठ से आप विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जा रही है तो वो धनात्मक हो गया, और अंदर की ओर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक ये पॉइंट ले रहे हैं, ये रेखाएं बाहर की ओर जा रही थी, प्लस रेखाएं होंगी, और ये अंदर की ओर आ रही है, ये होगी माइनस, ठीक है। ये अंदर की ओर आ रही थी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, हम एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं E। यदि विद्युत क्षेत्र हमने ले ली क्या, E, ठीक है, और इसका एक बिंदु ले लिया हमने, विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु ले लिया ds क्षेत्रफल वाले, देखिए विद्युत क्षेत्र E हो गया, ds क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ ले लिया हमने, ds क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अभिलंबवत, क्वेश्चन में था अभिलंबवत, समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो अभी हम कैसा ले रहे हैं, अभिलंबवत ले रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र हमने E ले लिए, और ds क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ हमने ले लिए कि अभिलंबवत से थीटा कोण बनाए तो तल से संबंध विद्युत फ्लक्स, तल से संबंध विद्युत फ्लक्स, तल से संबंध विद्युत फ्लक्स, ये फाई E, और हमने एक विद्युत क्षेत्रफल ले लिए E इंटू हमने ले लिए ds, और लंबवत ले ली, तो यहां जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। हम अभिलंबवत ले लिए तो cos थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि अभी पृष्ठ कैसा था, लंबवत था, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, समांतर है,
पृष्ठ अगर समांतर, अभी लंबवत था तो ये हो गया E इंटू डी एस कॉस थीटा। लेकिन यदि पृष्ठ के साथ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितने डिग्री आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0। cos 90 का मान कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। अतः फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ठीक है, और cos 90 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था। अतः फ्लक्स शून्य होता है इति सिद्धांत। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारे ये लेक्चर अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल खुबरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यह एकदम पूर्णतः है निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का भी आपको शुल्क नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक टॉपिक है स्थिर विद्युत आवरण। स्थिर विद्युत आवरण, ठीक है, जिसको शाइल्डिंग भी हम कह रहे हैं। तो स्थिर विद्युत आवरण है क्या? तो स्थिर विद्युत आवरण एक समान गोली आवेश कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। एक समान कोई गोली कवच है तो उसके पूरा पैक है, तो उसके अंदर की पूरी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हुई तो वहां पर आवेश का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। यदि गोली चालक कवच को कोई आवेश दिया जाए तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो गोली कवच है, उस पर अगर हम आवेश दे रहे हैं तो उसके अंदर तो तीव्रता 0 है, आवेश भी 0 है, लेकिन बाहरी कवच में हम आवेश दे रहे हैं तो जितना भी आवेश है वो बाहरी कवच में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अतः गुहिका में कोई भी आवेश नहीं होगा, उसके अंदर जो है गुहिका में कोई भी आवेश नहीं होगा, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यही गुहिका के अंदर कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सीधी हम एक लाइन में इसकी परिभाषा हम देखते हैं विद्युत स्थिर विद्युत आवरण की। किसी चालक में गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो, किसी चालक में गुहिका के अंदर, किसी चालक में गुहिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाना ही, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है। शून्य हो जाना ही स्थिर विद्युत आवरण कहलाता है। ठीक है, यानी कोई गोली चालक है कोई, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य होगा, उसके अंदर आवेश भी शून्य होगा।
अगर हम उस पे अगर आवेश हम दे रहे हैं तो उसके बाहरी सतह पर जो है आवेश समान रूप में वितरित हो जाएगा, इसके अंदर जो है आवेश नहीं जाएगा। उसके अंदर कोई वस्तु रखी है तो उस पर भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। तो ये था शेल्डिंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इस चैप्टर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, के लिए व्यंजक। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन पूछेगा आपको पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए आप। एक हमने क्या ले लिया, विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया हमने, इसको हमने ले लिए ए और इसको हमने ले लिए क्या, बी। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने ले लिए ओ। अब ये दोनों जो विद्युत दो ध्रुव है जो है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। कितनी है इनके बीच की दूरी, 12 है। ठीक है, अब एक बिंदु हम ले लेते हैं P, एक बिंदु हम ले लेते हैं P जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हमारी दो कंडीशन हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए ए जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश में, और जो बी पॉइंट है उसको ले लेते हैं हम माइनस क्यू आवेश में। ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। इनका जो ए पर जो है प्लस आवेश और बी पर माइनस आवेश है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है ओ है। ठीक है, अब यहां से बिंदु जो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हम पी ले रहे हैं। ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु हम पी ले रहे हैं, जहां पर हमको अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब ये अक्ष ही है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या है, दो दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशा में हमें प्राप्त होगी, एक ये E2 और ये वाली E1। ठीक है, तो एक बार हम कहां से चलेंगे, ए से चलेंगे पी की ओर, और एक बार चलेंगे हम पी से बी की ओर। ठीक है, एक बार हम चलेंगे ए से पी की ओर, एक बार चलेंगे पी से बी की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो जो हमने यहाँ पर लिखा है वो चीजें हम उसको राइटिंग में भी लिखते हैं। चलिए यहाँ लिख लीजिए आप, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी
तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। जो जो चीजें हमने ए बी या दो आवेश हमने ले ली, ए और बी, ए प्लस और ये बी सॉरी ए जो है प्लस आवेश पर और बी जो है माइनस क्यू आवेश पर है। ठीक है, अब इनके बीच का जो है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये जो दोनों द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। याद करनी हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चित्र आपको दिख रहा है। अब देखिए ये लंबाई जो है 2l है, तो यहां से ये लंबाई जो है इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो यहां से ये लंबाई हो जाएगी l और यहां से ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी l। ये दो भाग में हमने डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब मान लो हम a से p तक जा रहे हैं, a से p तक जा रहे हैं। अब देखिए o से p की दूरी कितनी है r और o से a की दूरी कितनी है l, तो ये बड़ी वाली दूरी में से हम ये l घटा देंगे तो हमको यहाँ पर a से p की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये a से p की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरे में से हमको ये वाली घटा दीजिए। देखिए ये o से p तक है और ये o से a तक है, हमको निकालना a से p तक। तो ये a से p तक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बड़ी वाली दूरी में से ये l घटाना पड़ेगा, तो हमको a से p तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखो, हमको अगर b से p तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखिए o से p तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है l है, तो टोटल हम इस दूरी को क्या लिख सकते हैं, r प्लस के l। अभी हम जब क्वेश्चन आगे करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दो बिंदु है यहाँ पर, बिंदु A और बिंदु B। ठीक है, दो बिंदु है, चलिए चलते हैं। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लेंगे क्या, E1। अभी हम कहां से चल रहे हैं, A पर स्थित Q आवेश के कारण P पर, तो अभी हमारा जो दिशा है वो दिशा कौन सी है, A से P की ओर। ठीक है, तो ये यहां पर हम लिख देंगे AP के अनुदिश, क्या लिख देंगे, AP के अनुदिश, A से P की दिशा में। तो 1/4πε0। अब आवेश क्या है हमारे पास में, आवेश है हमारे पास में क्या, Q प्लस Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, A से P की दूरी, तो A से हम P की दूरी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम AP के दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब A से P की दूरी चूंकि हम निकाल चुके हैं, A से P की दूरी, तो A से P की दूरी हमको निकालना है, A से P की दूरी, तो हम क्या करेंगे, O से P में OA को घटाएंगे, तो OP माइनस के OA, अर्थात O से P की दूरी R और O से A L, तो AP की जो अभिष्ट हमारी जो दूरी है वो कितनी आएगी, R माइनस के L। तो हम यहाँ लिख देंगे E1 बराबर से 1/4πε0 हो जाएगा Q बटे R माइनस L पूरे की इस घात 2। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। चलिए चलते हैं आगे, ये हो गया समीकरण 1। अभी हमने कौन से, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु
V पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे E2 1/4πε0 और ये Q अपान के हमको लेना। अब यहाँ पर हम कौन सी दिशा में चलेंगे? B से P की दिशा में चलेंगे। कौन सी दिशा में चलेंगे? B से P की, सॉरी P से B। अभी हम चल रहे थे A से P, अब यहाँ चलेंगे P से B की दिशा में। तो यहाँ हम लिखना पड़ेगा PB के अनुदिश, PB की दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो P से हमको कहां तक की दूरी निकालना? P से B की, तो PB स्क्वायर। अब ये PB निकालना है हमको, तो PB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले P से हमको क्या निकालना है? B। तो P से हम जाएंगे O और O से जाएंगे B, है ना। P से O और धन के O B। तो P से O की दूरी हमारे पास में R है, O से B की दूरी L है। तो हम PB की दूरी कितनी ले लेंगे? R प्लस के L। तो यहाँ आप रख दीजिए E2 1/4πε0 Q अपान के R प्लस के L। ये हमें आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमको बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है। ओके, अब देखिए E1 और E2 क्या है? एक ही अक्ष में है। देखिए E1 और E2, E1 जो है A से P की दिशा में है, E2 जो है P से B की दिशा में है। ठीक है, तो E1 E2 जो है एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। एक ही रेखा में है E1 और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में कार्यरत है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे E1 तथा E2 एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। और यहां देखेंगे E1 जो है बड़ा है किससे? E2 से। E1 बड़ा है किससे? E2 से बड़ा है। तो यहां सीधे लिख लेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E इजिकल टू E1 बड़ा है, उससे आप क्या करेंगे? E2 को माइनस करेंगे। E1 से E2 को आप क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे हम 1/4πε0 Q अपान के R माइनस के L की पूरे पावर 2 माइनस E2 की जो वैल्यू है समीकरण ये 2 है आपके पास में, ये है 1/4πε0 Q अपान के R प्लस के L होल स्क्वायर। अब दोनों में आप देखेंगे 1/4πε0 और Q क्या है? कॉमन है, तो अंदर बचेगा आपका 1/r माइनस के L की पावर 2 और यहाँ पर 1/r प्लस के L पूरे की पावर कितनी? ठीक है, यहाँ से 1/4πε निकल रहा है, यहाँ से Q निकल गया, यहाँ बचा 1/r माइनस L होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ से 1/4πε0 कॉमन निकला, Q कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1/r प्लस के L होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया Q अपान के 4πε0। ठीक है, अब इसका हम लेते हैं क्या? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, तो ये हो जाएगा आपका क्या? R प्लस के L होल स्क्वायर और R माइनस के L होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं हम R माइनस L का इस पूरे एलसीएम में भाग देंगे, तो ये R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, बचेगा R प्लस L होल स्क्वायर।
इसका गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। अब देखिए आर प्लस एल होल स्क्वायर का भाग देंगे पूरे इस एलसीएम में, तो आर प्लस एल से आर प्लस एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर माइनस एल होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए धन बी की घात 2 ऋण के ए ऋण बी की घात 2। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो इसके फॉर्मूला होता है 2 इसका फॉर्मूला होता है 4r l, सीधा इसका फॉर्मूला होता है ए धन बी की घात 2 ऋण के ए ऋण बी की घात 2, इसका फॉर्मूला होता है 4ab। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 4r l अपान के, ये होता है ए धन बी और ए ऋण बी। तो ए धन बी ए ऋण बी का फार्मूला आपने पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला यहाँ आप लिख लीजिए। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए धन बी की घात 2 ऋण के ए ऋण बी की घात 2, इसका होता है 4ab। ठीक है, और एक फार्मूला होता है a की पावर 2 b की पावर 2 a प्लस बी और a माइनस के b, ये दो फॉर्मूले लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, a प्लस के b और a माइनस b, इसमें स्क्वायर स्क्वायर तो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर पूरी की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4rl को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2ql। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कितना, q इंटू 2l इंटू 2r। ये 4 को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, q ले लिया, ये l ले लिया और ये r ले लिया। ठीक है, यहां आपका बच रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और नीचे आपका बच रहा है इनटू में आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर कितनी 2। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, जो P होता है विद्युत विधुर आघूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विधुर आघूर्ण, जिसको हम P से दर्शाते हैं, इसका मान होता है 2ql। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है 2ql। और यहाँ पर आप देखेंगे जो r की लंबाई है l की तुलना में क्या है, बहुत बड़ी है, तो यहाँ हम लिख देंगे और उसको कि r वेरी 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 हाई देन l, यानी r बहुत बड़ा है l की तुलना में, तो l को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये e। ठीक है, हाँ e, और ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखिए 2ql की जगह में हम लिख देंगे क्या, p इंटू में ये कितना है 2r है, बटे में कितना जाएगा ये बटे में आ जाएगा आपका कितना, ये l को 0 मान ली तो r स्क्वायर की पावर r स्क्वायर की पूरे की पावर 2, तो ये आ जाएगा r की पावर कितनी 4 आ जाएगा। अब ये 2r है यहाँ पर, तो 2 से ये 4 को हम क्या कर देंगे, 2 को रहने दीजिए आप, r को आप डिडक्ट कर दीजिए, तो ये जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब ये एक r से ये r क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ r की पावर 4 यहाँ 1 है, तो ये डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ देगा 2p अपान के r की पावर 3। ठीक है, तो यही जो है हमारा अभिष्ट व्यंजक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, e इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान के r की पावर 3। तो यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक है।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल वेरी वेरी लेस देन आर, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये थी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये थी हमारी कौन सी स्थिति में थी, अच्छी स्थिति में थी। सेम इसी के जैसे होती है निरक्षीय स्थिति, तो उसको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम रहेगा। अक्षी की जगह कौन सी आ जाएगी स्थिति, निरक्षीय स्थिति आ जाएगी। चलिए उसको भी हम करते हैं। जैसे अच्छी स्थिति में हमने सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही निरक्षीय स्थिति में आएगी। अभी ये एक अक्ष में थी, अब हमको कैसे निरक्षीय स्थिति में, यानी जो अक्ष में ना हो, यानी ऊर्ध्वाधर हो सकती है वो। चलिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षी थी, तो अब यहां से क्या है, निरक्षीय करना है। ठीक है, कौन सी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करना है, एक हमको क्या लेना है, विद्युत द्विध्रुव लेना है। इसमें भी क्या करना है, तो विद्युत द्विध्रुव लेना है। चलिए ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पॉइंट ए ले लेते हैं हम, और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्या, बी ले लेते हैं। ए पर जो है प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इनका सेंटर पॉइंट ओ है, ओ से ये आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी भी दो दिशाएं होगी। ठीक है, इसकी भी क्या होगी, दो दिशाएं होगी। विद्युत द्विध्रुव यहाँ से लिख दिया, किसी विद्युत द्विध्रुव, है ना, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो यहाँ एक बिंदु हमको क्या प्राप्त हो रहा है, P। ठीक है, तो हम एक ए से P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और P से B के क्षेत्र में क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो E है, यहाँ पर जो तीव्रता प्राप्त हो रही है, ये E, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से ये थीटा डिग्री और यहाँ से भी ये थीटा डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। दोनों की लंबाई कितनी है, एल है।
इसको हम दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, सॉरी 2l है, दोनों की लंबाई कितनी है 2l है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की l और यहाँ से यहाँ तक की भी l। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा डायग्राम। ये डायग्राम जिसने बना लिया यानी पूरा ये जो डेरिवेशन है वो पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं, तो सीधा सिंपल है, जो जो हमने चीजें लिखा है इसको हमको मानते हुए चलना है। ठीक है, तो जो जो लिखा है तो यहाँ से सीधा हम शुरू करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, ए बी पर क्रमशः है प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ए बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये छोटा सा जो है, जो ये मैप है, मैप का हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लिया, हमने थोड़ा सा मैप के बारे में बता दिया जो जो है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा अभी हमने पिछले सवाल में करे थे वैसे ये निरक्षीय स्थिति में, वो अक्षीय स्थिति में थी। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति में है तो यहाँ आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और आप देखिए यहीं पर, अब जैसे हम ए से पी की दिशा में चले तो ए से पी की हमको दूरी निकालना है, तो ये एक विकर्ण है, हम त्रिभुज लेते हैं ओ पी ए, ये है विकर्ण, ये है लंब और ये है, सॉरी ये आधार है, ये है लंब, तो लंब और आधार कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो ए पी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर रहेगा। ऐसे हम पी से बी चलेंगे तो ये भी एक कर्ण है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु पी पर, यहां लिखना है बिंदु पी, कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सीधे आप लिखेंगे क्या, E1 1/4πε0। ये विद्युतशीलता है निर्वात में, विद्युत क्षेत्र में, निर्वात में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये नियतांक K का मान होता है। ठीक है, तो ये जाएगा Q। अब हम किस पर चल रहे हैं, बिंदु A पर चल रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, तो दूरी हमको A से P के अनुदिश में यहां लिखना पड़ेगा, AP के अनुदिश, AP के अनुदिश, तो A से P की दूरी हमको क्या निकालना पड़ेगा, AP स्क्वायर। ठीक है, अब जो A से जो P स्क्वायर है, तो A से P निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A से P निकालने के लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा OPA में, त्रिभुज OPA में। अब ये क्या होगा, ये एक है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो यहाँ क्या जाएगा, AP स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग और धन के क्या जाएगा, OA का वर्ग, OP का वर्ग और OP का वर्ग और OP का वर्ग। तो O से P की दूरी कितनी है, R स्क्वायर, और O से A की दूरी कितनी है,
ओ से ए की दूरी एल, ओ से ए की दूरी एल है, तो ये ए पी स्क्वायर का मान आपका निकल गया। तो सीधे आप रख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई क्यू अपान के ए पी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, इसको आप क्या मान लो, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार बिंदु ए पर था, इसी प्रकार बिंदु बी पर भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ए पी के अनुदिश था, अब पी से बी के अनुदिश चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम हम ले लेते हैं E2। अब देखिए E1 किस दिशा में है, ए से पी की दिशा में, E2 किस दिशा, पी से पीबी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पीबी के अनुदिश। यहाँ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान के, अब पी से बी की दूरी हमको निकालना है, पी से बी का होल स्क्वायर। तो पी से बी निकालेंगे हम, पी से बी होल स्क्वायर निकालेंगे, तो आप देख रहे हो पी से बी विकर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वही लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, आधार हो जाएगा ओ से बी, तो पी से ओ की दूरी आर और ओ से ओ की दूरी एल, तो पी बी की दूरी कितनी जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी आप सीधा रख दीजिए, तो यहाँ E2 जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान के आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में है, पी से बी की दिशा में। और माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिंदु पी पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 जो है बड़ा है किससे, E2 से, क्योंकि ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में है। ठीक है, E1 बड़ा है किससे, E2 से बड़ा है, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, तो E = 2E1 cos 2 थीटा अपान के 2। ठीक है, 2E1 cos 2 थीटा अपान के 2। तो बिंदु P पर हम जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो E है, ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 थीटा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब हम AP के अनुदिश जा रहे हैं तो एक ये एंगल है थीटा, और जब P से B अनुदिश जा रहे हैं तो ये एंगल है थीटा। अब दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है, तो उसको हम कितने, 2 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अपान में 2 भी कर रहे हैं। ठीक है, और 2E1 हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, बस ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 2E1 cos थीटा 2 थीटा अपान के 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा,
कॉस थीटा बचेगा। अब ये जो 2 थीटा है, ये जो 2 थीटा है E1 व E2 के बीच का क्या है, ये कोण है। 2 थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का क्या है, ये कोण है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ये तो था E1, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो कोण E1 PE2 के अर्धक के अनुदिश, अर्धक के अनुदिश, अर्धक मतलब ये जो परिणामी है ये अर्धक हो गया है। ये जो E1 क्षेत्र है, E2 क्षेत्र है, इसका जो मीडिएटर पॉइंट है वो है E, और ये क्या है, अर्धक है। तो कोण E1 PE2 कोण के अर्धक के अनुदिश अर्थात AB के अनुदिश, यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके, AB के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है। तब की कंडीशन में सीधा आप इसमें मान रख दीजिए E1 cos थीटा। तो यहां से 2E1 की वैल्यू हमने ये निकाले हुए हैं समीकरण 1 से 1/4πε0। ठीक है, cos थीटा। अब cos थीटा का हम मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर से होता है क्या, cos थीटा बराबर से होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब आधार बटे कर्ण, अब आधार देख लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, OPA ले लो चाहे OPB ले लो, दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है। तो आधार आप कोई भी आप ले लीजिए, तो OA हम ले लेते हैं आधार, और कर्ण क्या ले लेते हैं हम, कर्ण ले लेते हैं AP। ठीक है, क्या ले लेते हैं, कर्ण क्या ले लेते हैं, AP ले लेते हैं। अब यहाँ आप देखो OA का मान कितना है L, और AP का मान, अब AP स्क्वायर हमने निकाले हैं, AP स्क्वायर निकाले R² प्लस के L²। ठीक है, AP निकाले हैं, तो अब ये ओनली AP स्क्वायर निकाले, अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। ये जाएगा कैसा, AP बराबर से R² L², और ये वर्ग घटेगा तो यहाँ क्या ले जाएगी, करनी। मगर ये आपको कब लिखना है, ये यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √R² प्लस के L²। ये आ गया आपकी cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो AP स्क्वायर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह का अभाव के कारण नहीं हो पा रहा। चलिए, अब ये 1/4πε E1 का मान पूरा रखेंगे, E1 का मान पूरा रखेंगे हम, E = 2E1 cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2E1 cos थीटा बचा, तो 2E1 cos थीटा, यहाँ 2 × E1 का मान रख रहे हैं 1/4πε0। ठीक है, और ये है Q अपान के R² प्लस के L²। ठीक है, R² प्लस के L²। cos थीटा की वैल्यू है L/√R² प्लस के L²। ठीक है,
चलिए यहां से अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 2QL को हम एक साथ लिख लेते हैं, 2QL अपान में। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे की पावर 1 है और ये रूट को हटाते हैं तो इसकी पावर होती है 1/2। तो R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू में करते हैं R स्क्वायर L स्क्वायर। रूट को क्या लिखते हैं, रूट को पावर में हम लिखेंगे तो जाएगी 1/2। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर से होता है 2QL। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2QL होता है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2QL की जगह हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। और इन दोनों, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो जाएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। घातें जुड़ेंगी तो 1 प्लस के 1/2। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3/2। 2 1 जा 1 प्लस के 1 कर देंगे तो 1/2। तो 2 1 कम, 2 और 1 कितना, 3/2। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, घात 3/कितनी लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। अब यहाँ फिर से आपको लिखना पड़ेगा L इज वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है, तो जो L है R की तुलना में बहुत ही छोटा है, तो L को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, L को नगण्य मानेंगे तो यहाँ आपका आया E/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बचा P। अब L को 0 मान लो आप, तो यहाँ बचा R स्क्वायर इंटू में 3/2, ये पावर बची। 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका जो बचा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान के ये क्या बचा, R की पावर 3। और यही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यही अभिष्ट व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये तो था इस प्रकार से ये अक्षी स्थिति और निरक्षी स्थिति। ठीक है, अक्षी और निरक्षी स्थिति है। और न्यूटन कूलम इसका मात्रक हम लिख सकते हैं ना, न्यूटन प्रति। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही, दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आप जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी बढ़ा के देखें तो आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए आज का ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, हम यहीं फिनिश करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण इसी चैप्टर के टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, खोबरिया सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।